नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीकेएम। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट जो कि 7 फरवरी 2026 को सेकंड शिफ्ट में हुआ है। किस प्रकार के प्रश्न रहे, क्या इनके उत्तर रहने वाले हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पर पार्ट वाइज वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं सीडीपी का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का किस प्रकार के प्रश्न आए थे, क्या इनके उत्तर यहाँ पर बनेंगे। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं और इसके उत्तर को जानते हैं। यहाँ पर रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर जो था वो बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर यहाँ पर है। तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर है संवेदी चालक अवस्था। तो देखिए यहां पर पियाजे के अनुसार यदि हम देखें तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष में बच्चे जो होते हैं जीववाद और जादुई सोच जो होते हैं वो रखते हैं, और साथ ही साथ वे ऐसा मानते हैं कि उनके कार्यों का सीधा असर प्राकृतिक घटनाओं पर पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो अवस्था होती है ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहला विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा। दूसरा आता है यहाँ पर रिक्त स्थान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक होते हैं या हो जाते हैं। इसे हम जेंडर वर्गीकरण या जेंडर टाइपिंग कहते हैं। और देखिए ये जो प्रक्रिया होती है इसके माध्यम से बच्चे समाज द्वारा जो निर्धारित जेंडर भूमिकाएं होती हैं उनके प्रति जागरूक होते हैं, साथ ही उन्हें अपनाते हैं। तो यहाँ पर रहेगा उत्तर इसके लिए जेंडर टाइपिंग। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव वाइगोत्स्की का आलंबन की अवधारणा का अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को आदि हल हुई समस्याएं दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। इसके लिए यहाँ पर हमारा जो चौथा उत्तर होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। प्रगतिशील शिक्षा को एक शैक्षिक दर्शन है जो रिक्त स्थान पर यहाँ पर जोर देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये छात्र केंद्रित होता है और छात्र केंद्रित शिक्षा होती है और सक्रिय भागीदारी विद्यार्थी की यहाँ पर होती है इसमें। तो बिल्कुल चौथा विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही रहेगा। आगे देखते हैं अभिकथन वाला प्रश्न है, और अभिकथन वाले प्रश्न को यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पर दिया था बच्चे किसी कार्य के परिणाम से निर्धारित करने की क्या वे अच्छे या बुरे हैं या समझने की और प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कारण बताया कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है न कि असतत। अब इसके लिए हम अभिकथन और कारणों को देखें तो यहाँ पर देखिए ए सही है लेकिन यहाँ पर आर गलत है ना। यहाँ पर ए सही है, मतलब अभिकथन तो जो है वो हमारा सही है ना। बच्चे नियमों की लचीलेपन को समझने की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जो कारण है ये यहाँ पर बताया है कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो विकास के चरणों में मानता है ना कि निरंतर। चलिए आगे लेते हैं। अगला प्रश्न था लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है ये होता है निजी वाक के रूप में भाषा के द्वारा। चौथा विकल्प जो होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो चौथा विकल्प होगा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, यही इसका उत्तर होगा। आगे देखिए एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षाएं जो हैं वो किससे आती है। तो यहाँ पर ये जो अपेक्षाएं आती हैं वो आती हैं परिवार के द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरा प्रश्न के लिए उत्तर होगा। रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता की यहाँ पर हम बात करें तो वो होती है शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड स्पष्टीकरण। यहाँ पर दूसरा जो विकल्प होगा वो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा। आगे देखिए लेखन वैकल्य एक क्या है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और हर बार ये आता है, डिस्ग्राफिया है ना। तो डिस्ग्राफिया क्या है, ये एक लेखन अक्षमता होती है।
तो यहाँ पर लेखन अक्षमता तो इसमें दिया नहीं, तो यहाँ पर हम इसके उत्तर के रूप में चुनेंगे अधिगमात्मक अक्षमता। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर उत्तर बनेगा। आगे देखिए, एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की रिक्त स्थान जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर हम कहेंगे कौन सी जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाती है संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। जी हाँ, तीसरा विकल्प जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण है। अब यहाँ पर हम शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर बन जाता है हमारा दूसरा विकल्प, और जिसमें पहला, तीसरा और चौथा ये हमारे यहाँ पर उत्तर है। अब देखिए, पहला बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग है, लचीला और अनुक्रमिक निर्देश है, और कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। आगे देखिए, स्वलीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें रहेगा संवेदी एकीकरण और विनियमन स्वलीन क्रम के विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। पहला यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न था, समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक, अब यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करें। देखिए, यहाँ पर शिक्षक के ऊपर बात हो रही है, तो यहाँ पर पहला विकल्प होगा। आगे है अगला प्रश्न अभिकथन के रूप में, और अभिकथन के रूप में यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर के सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। आगे प्रश्न था, एक प्रगतिशील कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर एक शिक्षक को जो बल देना चाहिए वो देना चाहिए चिंतनशील सोच पर। दूसरा विकल्प इसमें उत्तर है। रमन, जो कि कक्षा 4 का विद्यार्थी प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा, यह देखकर रमन का शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। इस तरह का मौखिकीकरण जो होगा वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा सहायक है, क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। जी हाँ, पहला विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है। अब इसके लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर आ जाता है केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे। तो देखिए, रचनावादी शिक्षक जो है केवल इस आधार पर छात्रों के बारे में निर्णय लेने से शिक्षक यहाँ पर बचे, यही शिक्षक के लिए आवश्यक होगा, रचनावादी शिक्षक के लिए। आगे देखिए, 19वां प्रश्न जो आता है वो यहाँ पर आता है, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र क्या करें, तो यहाँ पर पूछताछ करें, अन्वेषण करें और प्रश्न करें। चौथा विकल्प होगा यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही उत्तर। आगे देखिए, राधा तर्क देती है, कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए उन्हें धूप में सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझ दिखा रही है, तो वो यहाँ पर समझ जो दिखा रही है कारण और प्रभाव। चौथा विकल्प यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण जो होता है वो हो जाता है व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना। आपको जब स्वयं उसमें आनंद आता है उसके लिए आप खेल खेल रहे हैं, यही यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आगे देखिए, अगला प्रश्न फिर कथन और कारण के रूप में था, और कथन और कारण के रूप में यहाँ पर रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों की ढेरों सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कारण बताया, यहाँ पर छोटे छोटे अर्थ पूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश व व्याख्यान पर निर्भर होते हैं। अब क्या इसके लिए कारण और अभिकथन दोनों सही है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए उत्तर बनेगा ए सही, लेकिन आर यहाँ पर गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर बात रचनावादी शिक्षण की हो रही है और रचनावाद में सामग्री उपलब्ध कराना सही है, लेकिन ये कहना केवल गलत होगा कि बच्चे केवल व्याख्यान पर निर्भर होते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है, और यहाँ पर उदाहरण जो होगा वो होगा प्रदर्शन परिहार लक्ष्य का। यहाँ पर तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
आगे देखिए कक्षा, थोड़ा सा हम पेपर जो है हमारा शायद आपको स्पष्ट ना दिखे। कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यहाँ पर प्रभावी होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर प्रश्न सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा यहाँ पर जो होगा आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी तरीका रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आता है अभिकथन के रूप में। और अभिकथन के रूप में यहाँ पर देखें तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर चौथा ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। प्रश्न को आप देख सकते हैं, कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती है जो उनके माता पिता से मिलती है जबकि अन्य माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है। यह पता लगाना कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के कारण कितनी है, पोषण और पर्यावरण के कारण कितनी है, एक जटिल मुद्दा यहाँ पर बन जाता है। दोनों ही चीजें यहाँ पर सही है। आगे देखिए विकास के चरणों, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो विकास होता है वो बहुआयामी होता है और बहुदिशात्मक होता है। जी बिल्कुल, विकास सरल नहीं बल्कि जटिल होता है और जीवन के विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग दिशाओं में ये होता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न फिर अभिकथन और कारण के रूप में आया था और इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही है और ए यहाँ आर की सही व्याख्या भी इसमें करता है। देखिए समझने और बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है और संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है, इसका कारण बताया है। अब यहाँ पर अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं? यहाँ पर हम बात करें कि 5 साल में बच्चे जो होते हैं ये सुसंगत वाक्य यहाँ पर बोल सकते हैं। चलिए आगे लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं उनकी भाषा रिक्त स्थान की ओर विकसित होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनकी जो भाषा होती है वो मौखिकीकरण से आंतरिक वाक्य की ओर बढ़ती है, यानी कि उसकी ओर विकसित होती है। तो इसमें हमारा जो उत्तर नंबर 3 होगा वो इसमें सही रहेगा। आगे प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया है? 3 प्रगतिशील स्तर पर, 8 अवस्थाओं पर, या फिर जन्म से लेकर वयस्कता पर, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं पर। तो हमने देखा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने 4 अलग अलग अवस्थाओं में से वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर इस प्रकार जो प्रश्न जो थे वो बाल विकास के अंतर्गत आए थे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कितने प्रश्न आपके सही रहे, क्या आपका स्कोर रहा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगला पार्ट जल्दी ही हम लेकर आ रहे हैं। बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित सभी विषय के पार्ट आपको यहाँ पर मिल रहे वाले हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।